हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश नॉलेज ड्रॉप्स में। आज हम लोग इन्वायरमेंट से संबंधित करंट फैक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो करंट में कुछ इंसिडेंट हुए होते हैं उनसे भी संबंधित जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चाहे वो CUET के एग्जाम्स हों, चाहे वो आपका थर्ड सेमेस्टर के तहत जो को करिकुलर सब्जेक्ट है उसमें भी जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, तो उसके लिए भी करंट अफेयर के फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण, उसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इस संबंध में जो सबसे पहला फैक्ट है या जो करंट की संबंधित जो घटना हुई है जनवरी 2023 में, वह है कि जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। मतलब जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल जो है ना, एक ऑयल है, यह कौन लॉन्च करेगा? तो वह लॉन्च करेगा भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड लॉन्च करेगा। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, PNG पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहाँ शुरू किया गया? ये जो पहला वाला होता है ना, कोई भी चीज कहाँ पे पहला शुरू किया जाता है वह महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के हिसाब से। तो भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है वह कहाँ शुरू किया गया है? कवास, सूरत, गुजरात में शुरू किया गया। ठीक है। अब इसी से संबंधित है कि यह परियोजना किसके संयुक्त प्रयास से प्रारंभ की गई? तो यह NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड के माध्यम, मतलब दोनों के संयुक्त प्रयास से जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फैक्ट, किस राज्य ने अपने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए पहल की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु जो स्टेट है उसने अपने राजकीय पशु, स्टेट जो एनिमल है उसके संरक्षण के लिए पहल की शुरुआत की है। ठीक है। तो कमेंट में आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी ताहर। ठीक है ना, नीलगिरी ताहर। और नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना का क्रियान्वयन किस अवधि से किया जाएगा? है ना, ये जो संरक्षण के लिए पहल शुरू कर रहे हैं ये किस अवधि से, किस मतलब कितने समय के लिए चलेगा? तो यह 2022 से 2027 तक के लिए 5 साल के लिए तमिलनाडु राज्य ने अपने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए एक परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं, समुद्रयान मिशन को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है ना? मतलब भारत सरकार एक मिशन चला रही है समुद्रयान, जिसके भीतर, जिसको कि समुद्र के भीतर भेजा जाएगा, है ना, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो यह मिशन किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है? तो यह है 2026 तक पूर्ण करना है इसको। और इसके लिए जो वाहन प्रयोग किया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो मत्स्य 6000, है ना, मत्स्य 6000। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य 6000 क्या है? तो उसमें ऑप्शन दिया जा सकता है कि समुद्रयान मिशन से संबंधित है, चंद्रयान से संबंधित है, सूर्ययान से संबंधित है, शुक्रयान से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्रयान में जो वाहन प्रयोग होगा उसका क्या नाम है? मत्स्य 6000 नाम है। कितने व्यक्तियों को भेजा जाएगा? 3 व्यक्तियों को। कितने गहराई तक भेजा जाएगा? 6000 मीटर तक भेजा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य यह है कि गहरे समुद्री संसाधन और खनिज की खोज की जाए कि समुद्र के भीतर इतनी गहराई में कौन कौन से संसाधन और खनिज क्या हैं, उपलब्ध हैं। इसको किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है? किसको? ये जो वाहन प्रयोग किया जाएगा समुद्रयान में मत्स्य 6000, इसको किसने विकसित किया है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ओशन टेक्नोलॉजी, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए कहाँ पे स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है ना। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, किन 3 हिमालयी औषधीय पौधों को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया? तो सबसे पहले इसमें जानिए कि IUCN एक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यह क्या है? आईयूसीएन का फुल फॉर्म है। आईयूसीएन एक लिस्ट जारी करती है जिसको रेड डेटा बुक कहते हैं, लाल सूची कहते हैं। ठीक है, तो इस यह क्या करती है? जीवों को और पौधों को क्या करती है? सूची में डालती रहती है कि जो संकटग्रस्त होते हैं, जो मतलब जिनको नष्ट होने का या जिनके लुप्त होने का खतरा रहता है। तो 3 हिमालयी औषधि पौधों को इसने सूची में डाला है, तो उनके नाम दिए गए हैं। मीजोट्रोपिस पेलिटा, जो कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। प्रिटी लोरिया सिरोसा संवेदनशील है। और डेक्टाइलोरिजा हतागिरिया लुप्त प्राय है। ठीक है, तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्रजाति है ये कहाँ पे मिलती है, या कहाँ पे कौन, आईयूसीएन ने जो 3 हिमालयी औषधि पौधों को लाल सूची में डाला है, तो उनमें से किसका कौन सा क्या नाम है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, लेकिन इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि आईयूसीएन एक लिस्ट जारी करती है, जो कि उसका क्या नाम है? लाल सूची, रेड डेटा बुक जारी करता है आईयूसीएन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला फैक्ट। हाल ही में एनसीएपी ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पीएम 2.5 स्तरों के संबंध में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है ना? तो ये एनसीएपी ट्रैकर रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें 2.5, PM10, PM2.5 ये सब क्या है? प्रदूषण फैलाने वाले हैं, तत्व प्रदूषक हैं। इसमें जो सबसे प्रदूषित शहर है वो क्या है? दिल्ली है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर फरीदाबाद और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद। तो आपसे पूछा जाएगा कि एनसीएपी ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ज्यादा भारत में प्रदूषित शहर है? तो दिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व वन्य जीव व्यापार रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया? तो इसमें प्रथम है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, आ सकता है। विश्व वन्य जीव व्यापार रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई है? तो साइट्स के द्वारा जारी की गई है। एक संस्थान है ना, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज पे काम करती है। तो साइट्स ने जारी किया है पहला विश्व वन्य जीव व्यापार रिपोर्ट। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किसने जारी किया है। अगला, वैश्विक कार्बन बजट 2022 किसके द्वारा जारी किया है? तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने जारी किया है वैश्विक कार्बन बजट। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट। कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है। ठीक है ना, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, उनको किस एक्ट के तहत अधिसूचित किया जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले के क्लासेस में बता चुके हैं, इसके पहले भी एनवायरनमेंट संबंधित 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू स्टैटिक पोर्शन के डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाके पहले उनको देख लीजिए, फिर ये भी उसी के बाद देखिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। अगला फैक्ट, वैश्विक जलवायु अंतरिम रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने COP27 में वैश्विक जलवायु अंतरिम रिपोर्ट जारी की है। ठीक है ना, अभी COP27 हुआ है कहाँ पे? शर्म अल शेख में हुआ है ना, मिस्र में, वहां पे हुआ है COP27। ठीक है, तो वहीं पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जलवायु अंतरिम रिपोर्ट जारी की है। और इस अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार 1993 की तुलना में समुद्री जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई है? तो दोगुनी वृद्धि हुई है। मतलब 1993 में समुद्री जल स्तर जो रहा होगा उसका दुगुना हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी संबंधित है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी अंतरिम रिपोर्ट में किन 3 गैसों में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि की गई है, वृद्धि दर्ज की गई? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में सबसे ज्यादा क्या है? वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन या अगला फैक्ट। उत्तर प्रदेश का दूसरा दूसरा हाथी रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, या उसका नाम क्या है? तो तराई हाथी रिजर्व है, जो कि कहाँ स्थापित किया जाएगा? वहाँ स्थापित किया जाएगा 3 जिलों में। ठीक है ना, लखीमपुर खीरी, बहराइच और पीलीभीत में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी में कितने हाथी रिजर्व हैं? तो 2 हैं।
है ना। दूसरा कौन सा है जो अभी स्थापित किया जाएगा? तराई हाथी रिजर्व, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत 3 जिलों में स्थित है। पहला जो हाथी रिजर्व था वह 2 जिलों में स्थित है, सहारनपुर और बिजनौर में। ठीक है। देश में अगर पूछा जाए कि कुल हाथी रिजर्व की संख्या क्या है तो वह है 33 है। ठीक है। सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं, और कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा कॉफी भी होती है। तो हाथी भी सबसे ज्यादा है कर्नाटक में, और कॉफी भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमिशन गैस रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया है? कौन संस्था है जो इमिशन गैस रिपोर्ट जारी करती है? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम संस्था है जो जारी करती है इमिशन गैस रिपोर्ट। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नैरोबी केन्या में। केन्या कहाँ? अफ्रीका के एक देश है, वहां पे स्थित है। ठीक है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? द क्लोजिंग विंडो। ठीक है। तो ये संस्था पता होना चाहिए कौन सी जारी करती है, और क्या शीर्षक है ये भी पूछा जाता है। द क्लोजिंग विंडो एमिशन गैप्स रिपोर्ट की शीर्षक है। कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण। इस रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट? इमिशन गैस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक 3 देश कौन से हैं? कौन से 3 देश हैं जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो चीन सबसे पहला है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, और तीसरा कौन सा है? भारत है। तो इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इमिशन गैस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में? तो तीसरा स्थान है। अगर पहला पूछे तो वो कौन है? चाइना है। ठीक है। अगर टोटल उत्सर्जन में देखेंगे तो भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा है। ठीक है। अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में देखेंगे, मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर कितना उत्सर्जन आ रहा है, कितना हर एक व्यक्ति द्वारा उत्सर्जन किया है, तो उस स्थिति में 8वां है। तो ध्यान में रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत का स्थान कितना है तो 8वां। अगर टोटल का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना स्थान है? तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट, किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ठीक है। तो ये जो 3 तट हैं, ठीक है, 2 तट हैं, वो कौन कौन से हैं? कुंडी तट, मिनिकाय तथा कदमत कदमत तट। और ये दोनों तट कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। ब्लू फ्लैग क्या होता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलने का मतलब यह है कि वो जो तट हैं बहुत ज्यादा साफ सफाई को ध्यान में रखते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ना, प्रदूषण आदि वहां पे कचरा आदि नहीं है, तो उस आधार पर उनको दिया जाता है। ठीक है। तो अभी तक भारत में कुल जितने भी समुद्र तट हैं जिनको यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है वो कितने हैं? 12 समुद्र तट हैं जिनको यह प्रमाण पत्र मिल चुका है। ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं। सर्बिया सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो इनको आप इनका नाम सुने होंगे, नोवाक जोकोविच जो है, ये सर्बिया के ही खिलाड़ी हैं, है ना। तो इनके नाम पर वहाँ के जो वैज्ञानिकों ने खोजी है एक प्रजाति, उसका नाम रख दिया है। और इसका नाम क्या रखा है उन्होंने? डुवोलिस जोकोविच। डुवोलिस जोकोविच। ठीक है। अगली रिपोर्ट देखिए, फिर से एक है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 1970 से वन्य जीवों की आबादी में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो वह गिरावट कितनी है? 69% गिरावट दर्ज की गई है। 1970 में जितने वन्य जीव थे उनकी जितनी आबादी थी और वर्तमान में जितनी आबादी है उसमें 69% कमी आई है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। कौन सी रिपोर्ट? ये जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है इसको कौन जारी किया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये ज्यादातर रिपोर्ट के बारे में यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित रिपोर्ट कौन जारी करता है ना। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी किया गया। अगला फैक्ट, किस राज्य सरकार ने विलुप्त प्राय जीव स्लेंडर लोरिस के लिए भारत के पहला शब्द ध्यान रखिए अभ्यारण्य के गठन हेतु तो सूचना जारी की है? तो किसने जारी की है? तमिलनाडु ने ही जारी की है। ठीक है। इस अभ्यारण्य का क्या नाम है? कदावुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य। तो यह पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने स्लेंडर लोरिस के लिए भारत के पहले अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की? तमिलनाडु ने। और किन जिलों में है तमिलनाडु के? करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में जो है यह अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है। अगला फैक्ट,
कूनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्र में चीता पुनर्वास की निगरानी हेतु किस कार्यदल का गठन किया गया है? तो वह जो कार्यदल है वो कौन है? चीता टास्क फोर्स है। यह पूछा जा सकता है कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो भी नेशनल पार्क है उनका जो स्टेट है वो आपको पता होना चाहिए, है ना, जो महत्वपूर्ण है। तो कूनो कहाँ है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला 4.20 मेगावाट पवन टरबाइन जनरेटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो यह भी तिरुनेलवेली तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला 4.20 मेगावाट। ठीक है ना। अगला फैक्ट, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? अभी विकसित हो नहीं गया है, किया जा रहा है। तो हरियाणा में किया है। सफारी पार्क क्या होता है? जहाँ पे वाहन, बहुत सारा लोग जो है वाहन से बहुत सारे जानवरों को देखने जाते हैं। ठीक है, तो वो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वह भावनगर गुजरात में रखी गई है, पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला। नेक्स्ट, किस राज्य ने देश के 53वें बाघ अभ्यारण्य, टाइगर, ठीक है, सेंचुरी के या टाइगर रिजर्व के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो किसने जारी की है? उत्तर प्रदेश ने जारी की है। नाम ये महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ये यूपी से संबंधित है। तो इस अभ्यारण्य का नाम क्या है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, और किस जिले में स्थित है? चित्रकूट जिले में स्थित है। ठीक है, 53वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, वह कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था। ठीक है, इसके बारे में पहले भी कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो 53वां बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश ने गठन की अधिसूचना जारी की है। नाम क्या है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, और चित्रकूट में स्थापित किया जाएगा। अब यूपी में टोटल कितने बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं? संख्या पूछी जा सकती है, कितने हैं? 4। ठीक है, टोटल 4 हो गए। भारत का पहला पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया है? हिमस्खलन एवलांच मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वहां पे जो बर्फ आदि जमी है, वह जैसे भूस्खलन होता है कि भूखंड का एक भाग जो है वो धस मतलब ढह जाता है, वैसे ही हिम का भी भाग जब ढह जाता है, हिमस्खलन। तो ये पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया है? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRI ने मिलकर इसको स्थापित किया है। ठीक है, अगला, किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले, ठीक है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना है तो अधिसूचना जारी की है? तो किसने जारी की है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु संबंधित काफी फैक्ट हो गए तो ध्यान में रखिएगा। किस राज्य सरकार ने देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना है तो अधिसूचना जारी की है? तमिलनाडु ने। किस खाड़ी में स्थित है? पाक की खाड़ी में स्थित है ना। तमिलनाडु कहाँ पे स्थित है आपको पता है ना? तमिलनाडु का मैप में लोकेशन यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पे है पाक की खाड़ी। ठीक है, जो श्रीलंका से भारत को अलग करती है। डुगोंग क्या है? डुगोंग एक शाकाहारी मैमल है जो कि जल में रहता है ना। जल में रहने वाला एक शाकाहारी स्तनपायी जीव है, और इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है क्योंकि इसके ऊपर खतरा ज्यादा है। अनुसूची 1 और 2 देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं। तो पहली और दूसरी जो अनुसूची होती है उसमें जो जानवरों के ऊपर ज्यादा खतरा होता है, उनकी संख्या कम है, उनका शिकार ज्यादा किया जा रहा है, तो उनको रखा जाता है। और इस सूची में जिन जानवरों को रखा गया है उनका शिकार प्रतिबंधित है, और अगर कोई शिकार करता है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा दंड है। ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि डोगोंग किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 में। ठीक है ना, बाघ वोग भी इसी अनुसूची में आते हैं। अगला, किस राज्य ने नंजरायन टैंक को राज्य के 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नंजरायन टैंक को अधिसूचित किया है। ठीक है, नेक्स्ट,
किस जूलॉजिकल पार्क को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। इसको पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। भारत का पहला सीएनजी, पहला पहला ध्यान रखिए, सीएनजी संचालित ट्रक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टाटा मोटर्स ने भारत का पहला सीएनजी संचालित ट्रक लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, है ना, इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने अपनी पहली पहली ध्यान रखिए गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहाँ पर शुरू की है? तो सांचौर राजस्थान में है लोकेशन। और किसने शुरू किया है? HPCL। पहली गाय के संपीड़ित बायोगैस पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना सांचौर राजस्थान में HPCL ने शुरू किया है। और यह जो परियोजना है किस योजना के तहत शुरू की है? गोवर्धन योजना के तहत। ठीक है ना, जिसमें गोवर्धन योजना के अंतर्गत जो गोबर आदि है उसका उपयोग करने की बात की गई है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ उन पे बात की है। आगे भी इस पे देखेंगे अगर कुछ करंट फैक्ट है और तो और आगे भी इससे संबंधित हम जो है वीडियो लेके आएंगे, या तो फिर MCQ का वीडियो होगा या तो करंट अफेयर के फैक्ट संबंधित होगा। तो तब तक इसको ध्यान से देख लीजिए और जो वीडियो हैं उनको देख लीजिए। डिटेल जो वीडियो हैं इन्वायरमेंट के वो भी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से संबंधित जो है प्लेलिस्ट बनाई गई, उसमें सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो उसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं, डिटेल देख लेंगे तो सारे MCQ आराम से कर सकते हैं। करंट का देख लीजिए, 5 MCQ के वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख लीजिए और लोगों तक और स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिससे कि वो भी देख लें। ठीक है ना, धन्यवाद।